नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज की बेहद खास नॉन स्टॉप स्पेशल इलेक्शन कवरेज गुजरात का रण। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक ये मतदान चला। 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर गुजरात के पहले चरण में मतदान हुआ। मतदान शुरुआती तौर पर धीमी गति से आगे बढ़ता नजर आया और दोपहर शाम 5 बजे तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसने काफी हद तक तमाम राजनीतिक दलों को संतुष्टि दी है कि कहीं ना कहीं किसी इलाके में धीमी गति से सही तो कहीं पर तेज गति से मतदान हुआ है और ओवरऑल जो मतदान का प्रतिशत है वो 2017 की तुलना में इतना भी बेहद खराब नहीं रहा। अब जहां इस गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जमकर चल रहा है, तो वही दूसरे पहले चरण की बात की जाए तो 19 जिलों में मतदान पूरा हो चुका है। आज 89 सीटों पर गुजरात में बंपर वोटिंग हुई। करीब 57% मतदान दर्ज किया गया। शहरों से भी ज्यादा इस बार ग्रामीण इलाकों में जमकर वोटिंग हुई है। जिन 19 जिलों की हम बात कर रहे हैं, ये सौराष्ट्र की, कच्छ की और दक्षिणी गुजरात की सीटें ज्यादा मानी जाती हैं। यही वजह रही कि इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तीनों ही राजनीतिक दलों ने जमकर अपने चुनाव प्रचार और फायर ब्रांड नेताओं का इस्तेमाल किया है। और फायर ब्रांड नेताओं ने लगातार ताबड़तोड़ जन प्रचार, चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो, रैली करके आम जनता को लुभाने की कोशिश की है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी क्षेत्रों के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान दर्ज किया गया। गुजरात के तापी में सबसे ज्यादा 64% मतदान हुआ। नर्मदा में 63.95, डांग में 58.55, नवसारी में 54.79% मतदान। इसके साथ इस बार केवल 57% के करीब ही मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुजरात में साल 2017 में 69.02% वोटिंग दर्ज की गई थी, यानी लगभग 10% कम इस बार मतदान दर्ज हुआ पहले चरण में। अब दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 5 दिसंबर को होगी और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में आज वोटिंग होती हुई नजर आई। इसी के साथ 788 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो आम जनता ने ईवीएम मशीन में कैद कर दी। अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2017 किस तरह से गुजरा था। तो 2017 की जब बात की जाती है तो बीजेपी के पास 99 सीटें आई थी। 49.97% यहां पर वोटिंग परसेंटेज भी रहा था। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 77 पर अटकी थी। 42.21% मतदान दर्ज किया गया। शरद पवार की एनसीपी के पास एक सीट आई थी। 0.36% वोटिंग जो यहां पर दर्ज की गई थी। बीटीपी की बात की जाए तो 2 सीटें, निर्दलीय के खाते में 3 सीटें और कई अन्य थे जिनके जो वोट परसेंटेज था 2.05% दर्ज किया गया था। तो 2017 का ये स्थिति थी। अब 2022 में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा वो काफी महत्वपूर्ण है। कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जो बताते हैं कि आखिरकार वो मुद्दे जिस पर किसी ने चर्चा ही नहीं की या फिर उन्हें चर्चा का केंद्र बनने ही नहीं दिया गया, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को मालूम था कि अगर ये मुद्दे चर्चा में लाए गए तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जो मतदान है वो प्रभावित हो सकता है। पहला मुद्दा बिल्किस बानो का। इस मामले में दोषियों को सजा पूरी होने से पहले ही माफी दे दी गई, जो काफी हद तक कंट्रोवर्शियल रही। अगला, हाल फिलहाल में जो मोरबी पुल हादसा हुआ, इस पूरे ब्रिज के टूटने के बाद शासन, प्रशासन, सरकार सब पर सवाल उठे। किसानों का मुद्दा इस चुनाव में खोता हुआ नजर आया। गुजरात के जो सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके हैं, यहां पर किसान बहुत हद तक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बिजली के अधिक बिल को लेकर भी गुजरात की आम जनता
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठाती रही कि जरूरत से ज्यादा उनका बिजली का बिल आ रहा है। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का वायदा इस बार इलेक्शन में किया है। इसके साथ साथ वडोदरा मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर भी भूमि अधिग्रहण एक बहुत कंट्रोवर्शियल विवादास्पद मुद्दा बना रहा। अब ये वो मुद्दे दिखा रहे हैं हम लोग जो आम जनता के सामने हैं, जिसको ध्यान में रखकर मतदाता आज 89 विधानसभा सीटों पर मतदान करते हुए नजर आए। शुरुआत कर रहे हैं कोरोना काल में सरकार ने किस तरह से काम किया, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर किस तरह से घातक साबित हुई थी। महंगाई पर कंट्रोल पाने में सरकार कितनी कामयाब हुई या नाकामयाब रही, इस पर भी वोट पड़ रहा है। कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि कई इलाकों में गुजरात के पिछले कुछ सालों के दौरान जमकर प्रोटेस्ट देखे गए और कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल बना था। इसके साथ अगर हम अगले मुद्दे की हम बात करें तो वो कई और अहम मुद्दे हैं जो वोटरों के सामने काफी हद तक महत्वपूर्ण है, जिस पर साइलेंटली वोट पड़ रहा है, जिसमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, साथ ही साथ रोजगार भी है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार वोटरों के सामने ये मुद्दे लगातार रखे गए तमाम राजनीतिक दल द्वारा, कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष। राष्ट्रीय मुद्दों पर जमकर फोकस दिया गया, क्योंकि महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, ये तमाम मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर भी उठते रहे। साथ ही साथ गुजरात स्टेट को व्यापारियों का स्टेट कहा जाता है, लेकिन व्यापारी वर्ग को मिलने वाले जो अवसर हैं वो किस तरह से उनको फायदा देते नजर आए या कईयों को नुकसान पहुंचाया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मुद्दे आपने देखे कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में जो मतदान हो रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बम्पर वोटिंग होती रही, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया क्योंकि कई राजनीतिक दलों को वो सूट नहीं कर रहे थे, उन्हें खतरा था, डर था, संशय था कि कहीं ये मुद्दे अगर ज्यादा चर्चा का केंद्र बने तो मतदान का जो प्रभाव उनके पक्ष में आना चाहिए वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। बहरहाल गुजरात में मौजूदा वक्त की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का भी रोड शो गुजरात में चल रहा है, जिस पर लगातार तमाम लोग की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी अपने सबसे फायरब्रांड नेता, सबसे प्रभावी व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी पर दाव चल रही है। लगातार एक के बाद एक तुरंत कई जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री सब चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जब बात की जाती है तो आम आदमी पार्टी यहां पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ राघव चड्ढा के नाम पर जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ कंचन द्विवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही साथ अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिंह जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार से भी हमारे साथ लगातार दो चेहरे जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय दीक्षित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। गुजरात के पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। पिछली बार जितना मतदान हुआ था, इस बार 10% कम वोटिंग देखी गई है। ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब यूपी की तरह लंबे फेज में इलेक्शंस तो नहीं है कि ये मान ले कि पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण बीजेपी के पक्ष में गया या खिलाफ गया। पहला चरण तो यहां हो चुका है। किस तरह से आप देखते हैं? करना चाहता हूं आपके माध्यम से, गुजरात का पहला चरण का चुनाव आज समाप्त हो चुका है और पिछली बार की तरह जिस तरीके से हमने देखा था, लगभग 10%, 69% की चुनाव आंकड़े थे जो पिछली बार वोट प्रतिशत था, वो 59% पे आके टिक गया। अक्सर पिछले अगर चुनाव के हम कंपैरिजन करें इस चुनाव से, तो ये पिछला चुनाव 2017 की अगर हम देखते हैं तो 1 to 1 का चुनाव था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो मुख्य पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आपने देखा होगा वोट प्रतिशत की भी अगर हम बात करते हैं तो 49% कुछ प्रतिशत भाजपा के पास था और 42% का जो आंकड़ा था वो कांग्रेस के पास था। लेकिन इस बार चुनाव बड़ा ट्विस्टेड हो गया। 39 पार्टियां चुनावी मैदान में है गुजरात के, और इसमें सबसे बड़ा जो डेब्यू है वो आम आदमी पार्टी और MIM की जो पार्टी है, ओवैसी की जो पार्टी है,
ये वोट प्रतिशत और जनसंख्या के अगर आंकड़ों की और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण खराब करने पे लगी हुई है और एक ट्रायंगल बन गया है। चुनाव लगातार कहीं ना कहीं पिछले 20-25 वर्षों का अगर हम चुनाव देखें तो ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहा है गुजरात का चुनाव की अगर हम बात करें। लेकिन इस बार एक ट्रायंगल जो एंगल बनी है जिसमें आम आदमी पार्टी ने डेब्यू किया है, ये बहुत ज्यादा त्रिकोणीय मुकाबले में ये देखना मुश्किल और बड़ी अनिश्चितता है कि कहाँ पे चुनाव जाके टिकेगा। अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं, जय जी एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पिछले बार के मुकाबले जब मतदान का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ता है तब लोग इशारा कहते हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन की तरफ यह इशारा दे रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज वहीं के वहीं पर आकर या 2-3-4% आगे पीछे ही होता तो लोग कहते हैं कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो स्टेबल है, सेफ है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर 10 या 11% मतदान कम दर्ज होता है, जैसे पिछली बार 60 से ऊपर था, इस बार उतना नहीं है, 10% कम है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमूमन कुणाल जी ऐसा देखा गया है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो ये ट्रेंड रहा कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट रहा है। जहां वोट प्रतिशत बढ़ा है वो एंटी इनकम्बेंसी की तरफ लीड की है। लेकिन 2013-14 का अगर हम दिल्ली के चुनाव को हम देखते हैं तो यहाँ ठीक उल्टा रहा। आपने देखा होगा कि वोट प्रतिशत बढ़ा तो फायदा एक पार्टी विशेष को मिला। तो ये ट्रेंड कहीं कहीं पे हर जगह सूट नहीं करती, लेकिन गुजरात की परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो ये सूट, क्योंकि पिछली बार आप गुजरात के एक और आंकड़े को हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। पिछली बार 70% से ऊपर गुजरात में जिस सीट पे वोटिंग हुई थी उसमें सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ था। तो हमें इसको भी, अच्छा, पिछली बार 12 सीटें ऐसी थी जहां पे 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। इस बार वो चीजें कम हुई है। पिछली बार 85.42% का एक वोट प्रतिशत था जो डेडियापाड़ा करके एक जगह है विधानसभा जहां पे वोट पड़ा था। लेकिन आज वहां पे, अच्छा, सबसे कम जो पड़ा था वो गांधीधाम है। पिछली बार वो 54% के आसपास के गांधीधाम पे वोटिंग हुई थी, जहां पे आज भी गुजरात में सबसे कम वोट प्रतिशत हुआ है 39.43%। यानी आपको लगता है कि बीजेपी इस वक्त सेफ जोन में है, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ठीक है। कंचन जी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। कंचन जी, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी को कभी चुनाव का इंतजार नहीं होता, वो हमेशा इलेक्शन मोड में ही काम करती रहती है, कभी भी चुनाव करा लीजिए बीजेपी की तैयारी पूरी होती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि फिर से एक बार बीजेपी यहां पर सत्ता पर काबिज होगी? जी कुणाल जी, देखिए, ये जो गुजरात है ये हमारे लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहाँ से हमारे दिग्गज नेता आते हैं और सर्वमान्य मैं कहूँ कि आदरणीय मोदी जी ही वहां से आते हैं। तो फिर इस बात को आप धैर्य से, और इस चीज को जनता बहुत अच्छे से समझ सकती है कि जिनकी वजह से, जिनके नेतृत्व में रह करके हम भारत में कायम हो रहे हैं, तो वो जगह जो उनकी जन्मभूमि है, वो जगह जिसका मॉडल लेकर के हम पूरे भारत में चल रहे हैं, उस गुजरात में कैसे हम इन चीजों को नहीं करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, और कोई भी जगह उनके लिए ये नहीं होती कि कौन जन्मभूमि है, या फिर पूरा भारत ही हमारा क्षेत्र है, हमारी जन्मभूमि है, हमारा देश है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जगह अच्छे विकास के कार्य हो सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। लेकिन विशेषकर गुजरात की बात करें तो उस गुजरात से हमारे सारे बड़े नेता, चाहे मैं अमित शाह जी की बात करूं या मोदी जी की बात करूं, सब आते हैं। तो जनता को एक बात तो बहुत अच्छे से कुणाल जी पता है कि क्योंकि जब हम दुनिया सजा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले अपना घर सजाते हैं, और वो घर जो कि अमित शाह जी का है, जो कि गुजरात का है, तो उसमें तो बेहतर सब कुछ होना है। और इस बात की जनता जो जान रही है कि एक और एंट्री हो गई है, जिसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के होने पर भी, जो दिल्ली को नहीं संभाल सकी, जो पंजाब के होने पर भी, पंजाब जो पहले दाग बताया करते थे जैसे कांडों में, वो किसी भी प्रकार से संभाल नहीं सके, तो गुजरात में उनका क्या मतलब होगा। और अभी जो चुनाव निकल गए हैं प्रदेश में, तो उनमें उनकी क्या स्थिति हुई, कहीं पर भी उन्हें फोकस नहीं किया गया, कहीं पर भी देखा नहीं गया। तो इन लोगों के प्रयास, मुझे लगता है कि विफल है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कंचन जी, सिर्फ एक शब्द में, कि बीजेपी का मुकाबला किससे है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं, अपने आप से होता है। जो 788 जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे
वहां पर लड़ने वाले लोग हैं उनका पूरा का पूरा भाग और किस्मत अपने काम पर टिका होता है। जिसने जैसा काम किया है, जिसने जैसी अपनी छवि बनाई है, उस हिसाब से ही गुजरात ठीक है, रितु जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ी हुई हैं। रितु जी, हमने तमाम सुबह से डिबेट्स करा रहे हैं। बीजेपी कहती है कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आखिरकार आम आदमी पार्टी का स्टेक क्या है, कितनी मजबूत अपने आप को मान रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को तो हमने देखा था 2 दिन पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भाई हमने पंजाब को लेकर भविष्यवाणी की थी, दिल्ली को लेकर भविष्यवाणी की थी, चंडीगढ़ के म्युनिसिपल इलेक्शंस को लेकर भविष्यवाणी की थी, और अब गुजरात को लेकर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सरकार हमारी ही है। जी बिल्कुल, भविष्यवाणी उनकी भी नहीं है। तो ना तो हम बीजेपी की बी टीम है, ना हम कांग्रेस की बी टीम है। जब कांग्रेस और बीजेपी को जब कुछ भी नहीं मिलता कहने के लिए, तो वो ए बी सी डी करने लगते हैं जी। और ये उनकी राजनीति करने का तरीका है। पर हमारी पार्टी अपने आप में एक इंडिविजुअल पार्टी है, एक काम करने वाली पार्टी है। हमारा अस्तित्व 2 राज्यों में है, दिल्ली में और पंजाब में, और छोटी छोटी सीटें हमारी और भी जगह आ चुकी हैं। और गुजरात में हमने कॉर्पोरेशन में 27 सीटें लाई, पंचायत जिला पंचायत के चुनावों में भी हमारी सीटें आई। तो हम एक नई पार्टी हैं, आंदोलन से उभरी हुई सकारात्मक पार्टी हैं। हम एक बदलाव की राजनीति करने वाली पार्टी हैं। हम जनता के हित के काम करने वाली पार्टी हैं। हमने जनता को एक ऐसा सपना दिखाया कि उनके काम, उनका पैसा उन्हीं के लिए खर्च करेंगे, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। हम एक ऐसी पार्टी हैं। तो हम किसी की कोई टीम या किसी का कोई पार्ट या किसी का कोई हिस्सा नहीं है। हमारी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने काम के नाम पर, मैं आऊंगा ऋतु जी आपके पास। बड़ी खबर, अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी का 50 किलोमीटर लंबा रोड शो जारी है। दूसरे चरण के लिए युद्ध स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए बम्पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो की बात की जाए तो अहमदाबाद में पीएम मोदी का सबसे लंबा रोड शो इस वक्त चल रहा है। दोनों तरफ रोड के कतार है आम जनता की। पीएम मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध स्तर पर बीजेपी का धुआंधार प्रचार सुबह से ही चल रहा है। 4 तस्वीरें देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा रोड शो, 50 किलोमीटर तक रोड शो में आम जनता का जिस तरह से सैलाब उमड़ा, वो तस्वीर आप देखिए। 3 घंटे तक जारी रहेगा यह पूरा रोड शो। शुरुआत, इसकी आगाज 5 से 6 बजे के बीच हो चुका था। और वहीं चौथी तस्वीर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी तमाम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो गुजरात के अहमदाबाद में जो सबसे लंबा रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बदस्तूर अब भी जारी है, इसका आगाज 5 से 6 बजे के बीच हो चुका था और अगले 3 घंटे तक नॉनस्टॉप 50 किलोमीटर के इलाके को कवर किया जाएगा। और आम जनता दोनों तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। तो पीएम मोदी का रोड शो 3 घंटे का यह होने वाला है। अहमदाबाद से 50 किलोमीटर लंबा यह रोड शो शुरू हो चुका है। 16 विधानसभा क्षेत्रों को यह पूरा रोड शो कवर कर रहा है। बड़ी बात, पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जारी है अहमदाबाद में। डॉक्टर अनिल सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं। अनिल जी, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? क्योंकि हमने जिस तरह का चुनाव प्रचार, रोड शो, जनसभाएं, रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन, इन तमाम चीजों की जो ऊर्जा बीजेपी के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर देखी, वैसा कुछ कांग्रेस के अंदर समझ में नहीं आया सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनित सिंह है, जी, ANIT अनित सिंह जी। जी, मैं आपके माध्यम से बता कि तो लग रहा है शायद नेटवर्क का दिक्कत है, जिस वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जय दीक्षित जी, हम रोड शो की लगातार भी हम बात कर रहे थे, दूसरे चरण को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आई है। और जिस तरह से आपने कहा था कि बीजेपी के लिए
आप कभी भी कहिए इलेक्शन है, वो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर हमने देखा कि कुछ मुद्दों पर आम जनता से तमाम राजनीतिक दल कन्नी काटते नजर आए, तो कुछ मुद्दों पर जमकर बात हुई। और इस बार फिर से जो अमूमन कई विधानसभा चुनाव में देखा कि राष्ट्रीय मुद्दे काफी हावी होते हुए नजर आते हैं। देखिए कुणाल जी, दो चीजें हैं। गुजरात में नहीं, पूरे देश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन गुजरात में दो तीन ऐसे मुद्दे हाल के दिनों में देखने को मिले हैं, जो महंगी बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा, जिसको आम आदमी पार्टी ने रेखांकित किया। कांग्रेस ने भी स्कूली शिक्षा को लेकर, जिस स्तर को लेके रेखांकित करने की बात आई, तो कांग्रेस भी स्कूली शिक्षा के स्तर को लेके कहीं ना कहीं बात उठी है। तीसरा, चूंकि गुजरात में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद इतनी मौतें जो अभी पीछे कुछ दिनों में हुई, वो एक बड़ा मुद्दा था जिसको अपोजिशन ने बहुत अच्छे से उसको भुनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं तो गुजरात आज अपने प्राउड के ऊपर वोट कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ देश के लिए नहीं, इंटरनेशनल ग्लोबल फिगर के रूप में गुजरात अपने आप को देखता है और स्वाभिमान के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी कि 2014 से जिस राज्य के पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। आप देखिए, 12 साल लगातार नरेंद्र मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री गुजरात का नेतृत्व करते हैं जी। और 2014 में जब वो देश के नेतृत्व करने के लिए दिल्ली आते हैं, उसके बाद महज 8 साल में भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री बदल देने पड़े। आनंदीबेन पटेल रहे हों, चाहे विजय रूपानी जी रहे हों, और अभी जो अपने आनंद भाई जी हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, भूपेंद्र भाई जी सॉरी, कि 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदल देना 8 साल में, ये भाजपा के अंदर एक कुछ न कुछ ऐसा नेतृत्व में कमी तो थी जिसको लेके इतना तरीके का भूचाल आया। लेकिन गुजरात चूंकि अभी बहरहाल नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट कर रहा है, तो वहां पे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, स्कूल हो, शराबबंदी हो, ये सारे मुद्दे छिड़ हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी का चेहरा हर जगह प्रोजेक्टेड नहीं। लेकिन तो बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, आपको लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पर जो लोकल लीडर है गुजरात के, उन्हें आम जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, या कनेक्शन बहुत कमजोर है, यही वजह है कि हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, यूपी से योगी आदित्यनाथ को लाना पड़ रहा है, असम से मुख्यमंत्री को लाना पड़ रहा है, राजनाथ सिंह कैंपेन कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कैंपेन कर रहे हैं, जेपी नड्डा कैंपेन कर रहे हैं। जो लोकल लीडर्स है उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। क्या एक्सेप्टेबिलिटी कम हुई है? कुणाल जी देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी को अगर आप देखते हैं तो वो चुनाव बड़ा एग्रेसिव लड़ती है और चुनावी मोड में उनके सारे नेताओं अपनी पूरी ताकत के साथ उतरती है, क्योंकि चुनाव उनके लिए सिर्फ चुनाव नहीं। देखिए, जब राज्य और विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस टाइम पे अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं या राष्ट्रीय मुद्दों को वहां दिखाया जाता है। मैं आऊंगा सर, आऊंगा, आ रहा हूँ सर, रोकिए आप पार्टी से बात करिए, अभी मुझे आप टाइम दीजिए। ठीक है सर। हाँ कुणाल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी अभी आम आदमी पार्टी की मित्र कुछ बोल रही थी, मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा आपका उसके बारे में, क्योंकि उससे ज्यादा उनको मैं टाइम दूं ये जरूरी नहीं है। अभी हमारी मित्र कह रही थी कि वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जिसके 80% मंत्री आज जेल में पहुंच चुके हैं। मैं आपको कुछ तथ्यों से बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया है दिल्ली में और पंजाब में भी। ये स्वराज की बात करते थे, और जब स्वराज की गुहार लेके किसान इनके मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं तो ये उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि गुजरात का जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव कुछ मुद्दों पे हो रहा है, और वो 2 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई की दर मैं आपको बताऊं कि पिछले 8 सालों में, चाहे आप रुपए का अवमूल्यन देखिए, 25% से ज्यादा रुपया गिर चुका है। जो 60 रुपए $1 का हुआ करता था, वो आज 83 रुपए तक पहुंच गया है। अगर आप पेट्रोल की बात करें, 25% कच्चा तेल का दाम गिर चुका है पिछले 10 दिनों में। लेकिन हिंदुस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका रेट कुछ भी कम नहीं हुआ है। किस कदर यहाँ की जनता परेशान है महंगाई से, वो हमारे शायद प्रधानमंत्री ने या जो हमारे नीति निर्माता हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं रोजगार की बात करूं, गुजरात की स्थिति आप समझिए, 3400 जॉब की वैकेंसी बाहर निकलती है और उसके
17 लाख आवेदन आ जाते हैं। या आप समझिए कि बेरोजगारी कितनी बड़ी और गंभीर समस्या है। हमारे मित्र जय दीक्षित भी बोल रहे थे, मैं सॉरी उनको इंटरप्ट किया मैंने, पर क्योंकि मेरे पास अभी और भी कहीं जाना है इसलिए मैं 2 मिनट का समय आपसे लेना चाहूंगा। जय जी, मैं आपको बताऊं कि मोरबी में 150 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री मोरबी का दौरा करते हैं, पूरे ट्रिप पे 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसमें 5 करोड़ रुपए सिर्फ उनके स्वागत और आवभगत के लिए खर्च होता है, जबकि हर जो मृतक परिवार था उसको 4-4 लाख रुपए दिए गए और उस हिसाब से 5.5 करोड़ रुपए दिए गए। आप ये समझिए कि हर एक मृतक की जो 150 मृतक की जान की कीमत प्रधानमंत्री के सिर्फ स्वागत सत्कार के लिए खर्च हो जाता है। ये है गुजरात मॉडल। मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा चीजों को लेके आऊंगा कि 150 लोग मारे गए और अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, मुख्य अभियुक्त अभी तक नामजद नहीं हुआ। ये है गुजरात मॉडल। 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है ऐसे स्टेट में जो कि ड्राई स्टेट है और वो भी एक प्राइवेट कोर्ट से, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई नामजद एफआईआर नहीं होती है। ये है गुजरात मॉडल। लट्ठा में 70 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से। जो प्रदेश शराब की जहां पे बंदी है वहां पे 70 लोग मर जाते हैं। ठीक है, आप सर ठीक है डॉक्टर अनित, इतनी तमाम कमियां आपने गिना दी मौजूदा सरकार के शासन के दौरान, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कन्विंस करने के लिए आम जनता की वो आपके पक्ष में मतदान करे? क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी या राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को और ज्यादा मजबूती के साथ पेश कर दिया आम जनता के सामने। आम आदमी पार्टी काफी हद तक सफल रही है ये बताने के लिए कि भाई बीजेपी का विकल्प आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नहीं। सर, सफलता का पैमाना अगर राजनीतिक विश्लेषक और टीवी में बैठे हुए लोग अगर डिसाइड करने लगे तो चुनाव का महत्व नहीं रह जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो राजनीतिक विश्लेषक, आप बताइए कि इकोनॉमी के फ्रंट पे प्रधानमंत्री की क्या नीतियां रही हैं। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिसमें 25% का अवमूल्यन न हो। आप महंगाई की दर को देखिए, पिछले 8 सालों में किस कदर सिलेंडर का दाम जो सर ठीक है, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी मुद्दा है, मैं मानता हूं किसानों का मुद्दा है, मैं मानता हूं रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, ये तमाम मुद्दे, मगर ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं हमने देखा था जो फरवरी 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर भी ये मुद्दे जमकर आप लोगों ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन जनता विश्वास वहां पर भी नहीं दिखा पाई। इस बार कैसे एश्योर करेंगे कि गुजरात में आम जनता इन मुद्दों को लेकर आपके पक्ष में मतदान कर देगी? कुणाल जी, आप मुझे हर 2 सेंटेंस के बाद इंटरप्ट कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मुझे लेट मी कंप्लीट। जब आप कहते हैं कि महंगाई मुद्दा है, आप कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन आप और टीवी पर बैठे हुए कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कहता है कि इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। उनको कहिए कि अगर रुपए का अवमूल्यन हो रहा है जो 60 रुपए से 83 रुपए हो गया, कोई ये कहे कि उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? कोई नहीं कहता। यही दिक्कत है। हमें अपने जनता को जो इंफॉर्मेशन है उसको देने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, कुपोषण में गुजरात का स्थान 29वें नंबर पे है। 30 राज्यों की सूची में 29वें नंबर पे है गुजरात। अगर हम डेली वेज वर्कर्स की बात करें तो उनकी आमदनी गुजरात तो देखना बेहद खास है कि आखिरकार इतनी तमाम जो कमियां इस वक्त कांग्रेस के नेता गुजरात में गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, और गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी है आम जनता को किस हद तक ये समझाने में कामयाब रही है कि मौजूदा सरकार का ये फेलियर है और आखिरकार उन्हें ऑप्शन बदलना चाहिए। देखना बेहद खास है कि क्योंकि कही गई बातें वोटों में कितना तब्दील होंगी ये 8 तारीख को पता चलेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो नॉन स्टॉप लगातार इलेक्शन कवरेज हमारी सुबह से जारी है। गुजरात का रण, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुजरात के पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इससे पहले कि हम दोबारा मेहमानों के पास लौटे, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, पंचमहल की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कहा कि कोई मुझे रावण तो कोई मुझे हिटलर बोलता है, कांग्रेस में मुझे गाली देने का कंपटीशन चल रहा है, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। तो पंचमहल की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर सियासी हमला।
पीएम मोदी बोले कि कोई मुझे रावण कहता है तो कोई हिटलर कहता है, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं मुझे गाली देने का, लेकिन वो आश्वस्त कर रहे हैं कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ज्यादा कमल खिलेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी में तो कॉम्पिटिशन चाले, कॉम्पिटिशन कि कोण मोदी ने વધારે ગાળો બોલે और कोण मोदी ने मोटी गाळो बोले અને कोण मोदी ने तीखी गाळो बोले, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। થોડાક દાડા પહેલા જ કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી કૂતરાના મોતે મરવાનો છે, બોલો। બીજા એક કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી તો હિટલરના મોતે મરવાનો છે। કોંગ્રેસના એક બીજા નેતાએ કહ્યું મને આ બધું, એક ભાઈ તો પાકિસ્તાન ગયા હતા, બોલો આ પાકિસ્તાન જઈને આ બધી વાતો કરતા હતા, વિડીયો બહાર આવ્યો તો લોકોને આશ્ચર્ય થયું। મને સમજણ નથી પડતી। એક જણ તો ત્યાં સુધી બોલ્યા કે જો મને મોકો મળે તો હું તો મોદીને જ મારી નાખું, બોલો। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटलू बधुं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का सियासी हमला आपने देखा, कांग्रेस पर सियासी हमला देते हुए नजर आए। कुछ खास विधानसभा सीटों के हम आपको समीकरण दिखा रहे हैं। गोधरा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से आप देखिए कि आखिरकार कौन कौन यहां पर प्रत्याशी है। बीजेपी से सीके राहुल जी हैं, कांग्रेस से रश्मिता बेन चौहान हैं और आम आदमी पार्टी से राजेश पटेल हैं। अब गोधरा विधानसभा सीट आखिरकार किस मायने में खास है वो आप देखिए, क्या इसको बेहद हॉट सीट बनाता है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये सीट बीजेपी के लिए निकालना चुनौती बनती है। कांग्रेस नेता सीके राहुल जी ने 2007 और 2012 दोनों ही चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2017 बीजेपी के पास चला गया। अगली है बड़गांव विधानसभा सीट, बीजेपी से मणिभाई वाघेला, कांग्रेस से जिग्नेश मेवानी, आम आदमी पार्टी से दलपत भाटिया। ये तीन अहम चेहरे जो वडगांव विधानसभा सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। क्यों खास है ये विधानसभा सीट, ये भी आप देखिए। दलित नेता जिग्नेश मेवानी एक बार फिर से वडगांव से ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। 2017 में जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के समर्थन से ये सीट जीत चुके हैं। साथ ही साथ 2022 में जिग्नेश मेवानी के सामने बीजेपी के मणिलाल वाघेला हैं। देखना बेहद खास है कि इस बार इस सीट पर क्या कुछ होगा, जबकि AIMIM ने भी इस सीट पर ताल ठोकी है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के सामने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों इस वक्त कड़ी चुनौती दे रही हैं। अगली मुस्लिम बाहुल्य सीट है दरियापुर विधानसभा सीट, यह भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। बीजेपी की तरफ से कौशिक भाई जैन हैं, कांग्रेस की तरफ से गयासुद्दीन शेख हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आप देखिए ताज मोहम्मद इस वक्त चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये सीट किस लिए खास है? अहमदाबाद शहर की ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है, लिहाजा यहां पर जो समीकरण है वो बीजेपी के लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन और खास क्या कुछ इस सीट पर निकलकर सामने आता है वो दिखाएं। 2012 में अस्तित्व में आने के बाद से ये सीट कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख यहां से विजयी होते नजर आई, यानी 2012-2017 में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की थी। क्या 2022 में हैट्रिक कांग्रेस लगाएगी या नहीं, देखना बेहद खास होगा। बड़ी बात, इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इस सीट पर AIMIM और आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है। तो देखा आपने किस तरह से विधानसभा सीट कितनी खास हो रही है। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो पंचमहल से कहा और कांग्रेस पर निशाना साधा कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बड़ी गाली पीएम नरेंद्र मोदी को देगा। कोई उन्हें रावण कहता है, कोई राक्षस कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, लेकिन पीएम मोदी ने कह दिया जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। जी कुणाल, देखिए ना, आप
देखिए, अगर या गाली का सिलसिला देखूं या बुरी बातों का सिलसिला देखूं तो आपने खुद ही मोदी जी के बयान से बता दिया कि किस प्रकार से हैं और लोग उन्हें गाली दे रहे हैं। खैर, इन चीजों पर बहुत प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो लोग गाली देते हैं, जो लोग अपशब्द बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला है वो उससे भारी पड़ रहा है और वो इस कड़वे वचनों से ही, कड़वी चीजों से लेके ही अपनी मन की शांति बरकरार रख रहा है। तो खैर इन सारी चीजों पर ज्यादा वहां जाना नहीं है। बाकी मैं देखो ना, आप उनको देख लीजिए किस प्रकार से ये ज्वलनशील मामले हो रहे हैं कि वहां के प्रत्याशी, वहां के कार्यकर्ता हमारे, उन पर भी आप उन पर जाकर के आप उन पर हमला बोल दे रहे हैं, उनके घरों पर जाकर के हमला बोल दे रहे हैं। जो कि पीयूष भाई पटेल थे, उनको कितनी चोट आई, उनके द्वारा क्या क्या, आपने सोचने वाली बात है कि आप किस हद तक जा रहे हैं। गाली तो चलो ठीक है, आप इस हद तक भी जा रहे हैं, तो ये सारे कारनामे भी हो रहे हैं इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद किया जा रहा है। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उनके लिए उचित क्या है। बाकी अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना तो कुणाल देखो ना, अपनी चीजों को आप देख ही नहीं रहे हैं। एक बार आपको कॉलर में झांक करके देख लेना चाहिए कि जब आपकी शासन व्यवस्था थी, मनमोहन काल को देखा जाए तो मैं सीधी सीधी एक बात पर भी कह दूं कि 2013 में क्या किस प्रकार की फीसदी आपकी महंगाई दर थी, 13 से भी ज्यादा थी। दूसरी बात मैं को एक बात और बता दूं कि जब आप आपकी हार हुई 2014 में, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, क्यों हारे आप, इतनी बुरी तरीके से हारे, उसकी मेन वजह ही आपकी केवल महंगाई थी। तो चीजें थोड़ा सा समझदारी के साथ में देखना चाहिए। बाकी हम अपनी शासनकाल की बात करें तो देखो ना, जब हमारी शासन व्यवस्था शुरू होती है तो हमने जो स्तर रहा, फीसदी रही, वो 3 से कम रही। और अब जब कोरोना काल आया, थोड़ा सा 6 पॉइंट से ज्यादा हम लोग बढ़े, लेकिन अगर फीसदी ही देखे जाए तो हम लोग कवर करने में बिल्कुल ही सक्षम हैं, माहिर हैं। और इस चीज को आप समझ सकते हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानती है। इसलिए ये कहना बहुत आसान है कि आपके कोरोना के टाइम में भी कितनी प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको कवर करना और अपने आप की जो हार है उसको देखना बहुत मुश्किल है। ये कांग्रेस को झांकना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। बाकी राहुल जी किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो रोड पर आ चुके थे। और जब व्यक्ति रोड पर आ चुका है तो देखिए राहुल गांधी जी रोड पर ही चल रहे हैं। तो इसकी यही बात है ना कि जब कभी आप अपने कार्यकर्ताओं तक की नहीं सुनते हैं, अपने कुत्ते से बात करते रहते हैं, और कभी आप रोड पर आ रहे हैं, तो ये तो मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये उनकी हैसियत उनको दिखा रही है कि अब वो कहाँ आ गए हैं। दूसरी बात, आप जब रोड पर आ गए हैं तो एक बात बहुत फायदे वाली हो रही है कि कम से कम जो कार्यकर्ता उनको नहीं देख पाते थे, जो उनका दर्शन तक नहीं कर पाते थे क्योंकि वो मिलते नहीं किसी से बहुत ज्यादा, तो कम से कम हम उनके कार्यकर्ता उनसे मिल ले रहे हैं। अच्छी बात है कि राहुल जी को अब जाकर के समझ में आ रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर अनित के पास जाऊं उससे पहले कंचन एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 25 साल का शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में, लगातार नॉन स्टॉप आप इतने सालों से सरकार चला रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो पेश करना और उसमें वायदे करना ही अपने आप में हास्यास्पद है कि इतना लंबा शासन चलाने के बावजूद भी आपको चुनावी वादे करने पड़ रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको चुनावी वादे करने पड़ रहे हैं? आपको तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था कि भाई देखिए, हमने इतने सालों की सरकार में इतना कुछ आपको दिया है, अब कुछ बचता नहीं है। कुणाल, गुजरात जो लोग जाते हैं ना तो सड़कों पे उतरते ही पता चलता है कि हम गुजरात में हैं। बाकी एक बात मैं आपको वादे के लिए बोल दूं कि जो वादे की बातें हैं तो हास्यास्पद बिल्कुल है। आप देखिए ना आम आदमी पार्टी को, उनके मुखिया को देखिए, ये बातें क्या करते हैं, ये वादे क्या करते हैं। ये कहते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, ये कहते हैं कि हम शिक्षा फ्री देंगे, शिक्षा बहुत अच्छी बना देंगे, ये कहते हैं कि हम सफाई बहुत अच्छी कर देंगे। अच्छा ये बताओ कि इसमें से कौन सा काम है जो सरकार चुनी जाती है, वो उसका मैटर ही वही होता है। फिर आप क्या करोगे? इसीलिए तो सरकार बनाई गई है ना, इसीलिए तो आपको चुना गया कि आप बिजली दो, पानी दो, शिक्षा दो। डॉक्टर अनित, यहाँ पर बीजेपी कहती नजर आती है कि भाई लगातार आपने सुना डॉक्टर अनित किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई कांग्रेस के अंदर तो कंपटीशन चला है, आपका चुनाव जीतने का ना मूड है ना आपकी नीयत है, आप तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए। इसीलिए कोई पीएम नरेंद्र मोदी को कॉकरोच बोलकर जाता है, कोई राक्षस बोलकर जाता है, कोई हिटलर बोलकर जाता है। आप जितने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देंगे, देते रहिए, जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिल जाएगा। कुणाल जी, अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सिर्फ 2 मिनट बोलने का मौका देंगे अनइंटरप्टेड। ठीक है। एक प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर किसी महिला नेत्री को सपुनखा बुलाता है, और वो कौन हो सकता है आप गेस करिए।
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शालीन भाषा का इस्तेमाल कोई एक शख्स करता है जो कि प्रधानमंत्री बन जाता है, वो कौन है? आप और आपके दर्शक गैस करिए। कांग्रेस की विधवा शब्द का इस्तेमाल कौन करता है और ये कितनी शालीन भाषा है? आप लोग इसका जिक्र करिए और एनालाइज करिए। मुझे इसके बाद जवाब देने का मौका दीजिएगा। ठीक है, मैं आऊंगा मैडम। हाँ, दीदी ओ दीदी, ये कौन बोलता है? ये वही शख्स है जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने हीरो ऑफ हैट्रेड एक अपने फ्रंट पेज पे लिखा था, हीरो ऑफ हैट्रेड, मास्टर डिवाइडर और डिवाइडर इन चीफ। ये शब्द हमारे नहीं है कांग्रेस सर, के। ये तमाम चीजें हम सब जानते हैं, घंटों डिबेट्स हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कांग्रेस नेताओं के मुंह से निकलते हैं वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं? आप कभी इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री भी बोले हैं, ऐसा आपको पता है क्या कुणाल जी? आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो ये अभी मैं आपको बता रहा था, ये एक एक वर्ड प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है। आपको अंदाजा है इस बात का? नहीं, अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर बीजेपी की तरफ से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते हैं निकल के, हम देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कभी कह देते हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर आपको लगता नहीं कि इलेक्शन के दौरान ऐसे बयानों से बचना चाहिए? सर, अभी आपको मैं एनालिसिस बताता हूं। देखिए, दंभ, अहंकार, वैमनस्व, सांप्रदायिकता, ये वर्ड हैं जो रावण को जस्टिफाई करते हैं। रावण त्रेता युग में पैदा हुआ था, ये कलयुग चल रहा है। अहंकार किसका है? कौन नहीं मिलता था अपने कार्यकर्ताओं से? एक मिनट, ये अहंकार है जो आप लोग ये कहा करते थे चुनाव के टाइम पर। डॉक्टर जी सुन लीजिए, ये कहा करते थे आप लोग कि ये लोग नेता हैं, ये तो अपने अपने लोगों के घर चले जाते हैं, ये पैदल चले जाते हैं इतने बड़े बड़े नेता। अब देखिए राहुल गांधी जी को पैदल चलना पड़ रहा है। ये अहंकार किसका है ये जनता समझ रही है, और उतरा किसका है ये भी जनता समझ रही है। तो अहंकार जो रावण का था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पहले आपके चक्कर में ये गाड़ी छूट जाए और आम आदमी पार्टी यहां पर कुछ कमाल दिखा जाए। ऋतु जी, किस तरह से आप देख रही, क्योंकि लगातार मैं आऊंगा सर, इनफ टाइम आपको दे दिया। ऋतु जी बहुत देर से वेट कर रही हैं सर, बहुत इनफ टाइम दे दिया आपको। जी ऋतु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैंने दोनों अपने मित्रों को सुना और देखा कि किस प्रकार से एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप लग रहा है, और कंचन जी ने बात भी करी कि ये काम तो होते ही हैं करने के लिए, शिक्षा का काम होता है, स्वास्थ्य का काम होता है, तो भाई फिर 27 सालों में आपने किया क्यों नहीं? और फिर आपकी जनता इतनी परेशान क्यों है? वो हमसे आके अपने दुख क्यों कहती है, क्यों हमारे साथ दे रही है, क्यों हमारे साथ इतनी बड़ी तादाद में जनता आ रही है, अपार जनसमूह हमारे रोड शो में आ रहे हैं। आज केजरीवाल जी का भी रोड शो हुआ है और कंचन जी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे इंटरप्ट ना करें, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। तो और हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने बहुत सारे आक्षेप लगाए, पर जो इतनी मजबूत स्थिति में अब तक कांग्रेस थी, 77 सीटों के बावजूद आज हाशिए पर आ गई है, तो आपने मजबूत विपक्ष का क्या रोल निभाया? आपने क्या किया? आज आप जनता को आपसे शिकायतें क्यों हैं? आपको जरूरत है आपको कि एक मनन करने की, चिंतन करने की। हम आक्षेप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, कितना भी कह सकते हैं डिबेट में बैठकर, पर आखिरकार जवाब जनता को देना होता है। 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब हम डिबेट्स में आके कुछ भी एक दूसरे को प्रति बोल सकते हैं, पर जनता क्या चाह रही है, आज कितने प्रतिशत वोट हुआ, ये एक डिबेट का विषय बन रहा है। क्योंकि हमने देखा कि एक नीरसता थी लोगों में, और कुछ लोग ऐसे थे जो डिससेटिस्फाइड थे, जो शायद इतनी तादाद में नहीं निकले, युवा कम निकले घरों से। तो क्या रीजन रहा? और ये मनन करने का विषय है। आपके गुजरात में जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं इटालिया जी, उन्होंने तो आशंका जाहिर बड़े लोग मीडिया के सामने पेश होकर कह दिया कि भाई धीमी गति से मतदान चल रहा है, जानबूझकर इसको स्लो किया जा रहा है। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक चमत्कार होने ही वाला है गुजरात में। 8 तारीख को सबको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन जय जी, ओवरऑल आप इसे किस तरह से देखते हैं? लगातार हमने बीजेपी की भी बात सुन ली, कांग्रेस की भी बात सुन ली, आम आदमी पार्टी की भी बात सुन ली। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, जो खुद कंचन कह चुकी है कि भाई गुजरात किसी भी स्थिति में हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी, दैट मीन गुजरात हमारा हुआ।
इतना आसान लग रहा है आपको? इट्स अ कप ऑफ टी आपको लग रहा है? इतना आसान है ये? कुणाल जी, मैंने पहले भी कहा था कि गुजरात अपने अस्मिता के लिए, एक ग्लोबल ब्रांड के लिए, जो नरेंद्र मोदी का एक चेहरा जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में आज बैठे हुए हैं, गुजरात पहले चरण में और दूसरे चरण में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से वोट करेगा। और गुजरात की जो परिस्थिति है उसको अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गुजरात में भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे है। बहरहाल देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में जब 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा तो उसके बाद क्या कुछ ओवरऑल स्थिति निकलकर सामने आती है, और 8 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी और मतगणना होगी तो कौन फिर से राज करेगा या इस बार सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुजरात में 89 विधानसभा सीटों पर आज बंपर वोटिंग हुई। 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर 788 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई। इंतजार 8 तारीख को है जब किस्मत किसके दरवाजे पर आकर नॉक नॉक करेगी, देखना खास होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।